नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहा। तो कांग्रेस फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल भारत न्याय यात्रा का अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद से ही पूरी चहल पहल जो है वो देखी जा रही है और लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन उसके दूसरी तरफ आज नागपुर में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, पूरा दमखम दिखा रही है। इसकी तस्वीरें आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। 138 साल पूरे होने पर कांग्रेस जश्न में डूबी हुई है और जश्न के साथ साथ वो 2024 का आगाज नागपुर से कर रही है और लगातार एक तरह की जो उसकी वैचारिक लड़ाई है उसका आगाज वो कर रही है नागपुर से। जब ये पूछा गया कि नागपुर से ही क्यों ये रैली की जा रही है, जो कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर ये रैली का आगाज जो है वहां से किया गया है, तो ये कहा गया कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है और कांग्रेस मजबूत हुई थी महाराष्ट्र और नागपुर से। और जो वैचारिक लड़ाई है, जो ये बताने की वो कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से ये की जाती रही है कि हमें आरएसएस का और गोडसे का नहीं बल्कि गांधी के हिंदुस्तान को लोगों तक पहुंचाना है। और वही मैसेज जो है वो लगातार देने की कोशिश, और इसीलिए नागपुर को चुना गया है। पूरी तैयारियां की गई हैं, तमाम बड़े नेता नागपुर पहुंचे हुए हैं और लगातार मंच से भाषणों का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो वहां पर जनता को खिताब कर रहे थे। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो कुर्सियां वहां लगी हुई हैं उसके पीछे क्यूआर कोड भी दिया गया है। आपको याद होगा कि 138 साल पूरे होने के मौके पर उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कैंपेन जो है वो शुरू किया गया था, जहां पर आप देश के नाम दान, यानी कि आप कांग्रेस को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट फॉर देश के नाम से कैंपेन शुरू किया गया था। अब यहाँ पर जो कुर्सियां लगी हुई हैं वहां उसके पीछे क्यूआर कोड है और एक तरह से ट्विटर से लगातार, जो कि अब एक्स है, उससे लगातार ये कहा जा रहा है, इसको ट्वीट किया जा रहा है कि आप जो क्यूआर कोड पीछे है उसको स्कैन करके आप कांग्रेस को दान कर सकते हैं, ताकि जो आइडिया है कांग्रेस का, आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं उसको मजबूती मिले। और जाहिर सी बात है 2024 का जो इलेक्शन है और इलेक्शन बिना धन बल के नहीं लड़ा जा सकता है और कांग्रेस से ज्यादा अभी इसकी किसको जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन वो करती हुई नजर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोग वहां पर जुट रहे हैं और बड़ा आयोजन ये वहां पर किया गया है। और इसकी महत्वता आप ये समझिए कि अगर नागपुर से किया जा रहा है तो सीधे तौर पर आरएसएस को एक तरह से चुनौती देती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब भी बात करते हैं वो हमेशा बीजेपी और आरएसएस को एक साथ टारगेट करते हैं। वो कभी भी जब बीजेपी की बात करते हैं तो आरएसएस का नाम लेना नहीं भूलते हैं। ऐसे में अब आप ये देखिए कि बीजेपी किस तरह से घबराई हुई है और परेशान है। उसकी एक खबर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज ईडी ने प्रियंका गांधी का नाम हरियाणा फरीदाबाद में एक जमीन के खरीद से जुड़े मामले की चार्जशीट में शामिल किया है और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। हालांकि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का जो नाम है वो चार्जशीट में बतौर आरोपी नहीं शामिल किया गया है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जो है उनका जो नाम शामिल किया गया, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब भारत न्याय यात्रा जो है उसके आगाज की डेट जो है वो बता दी गई है कि 14 जनवरी से इसका आगाज होने जा रहा है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस लगातार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में गांधी परिवार से एक शख्स, यानी कि प्रियंका गांधी, जो कि एक तरह से बिल्कुल साथ साथ हमेशा राहुल गांधी के रहते हैं, उनको टारगेट करने की पूरी कोशिश और कम से कम एक परसेप्शन, एक खबर बनाने की जरूर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और दरअसल उनका नाम जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए से जुड़े एक केस की चार्जशीट में दाखिल जो है वो किया गया है, दर्ज किया गया है। और ईडी ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीनें खरीदी। इस एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीपी थम्पी को भी जमीनें बेची हैं। तो ये पूरा केस जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश इलेक्शन से जस्ट पहले, इस रैली से जस्ट पहले, भारत न्याय यात्रा के शुरू होने से जस्ट पहले ये ईडी का नोटिस जो है वो प्रियंका गांधी को दिया गया है। कैसे देखा जाए इस सब को, जो रैली हो रही है नागपुर में, जहां पूरा दमखम
कांग्रेस अपना दिखा रही है, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और एक मैसेज देने की कोशिश है। और आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में फिलहाल जो सरकार है वो आपको पता है कि वो तोड़ मरोड़ के एक तरह से जोड़ तोड़ की एक ऐसी सरकार है जहां दो पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार बनाई हुई है। ऐसे में अगर सबसे मजबूत कोई पार्टी फिलहाल नजर आती है महाराष्ट्र में तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस में किसी भी तरह के कोई फाड़ नहीं है। कांग्रेस मजबूत वहां पर नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ के जो दल हैं, चाहे हम एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें, वो मजबूती से इसके साथ खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन को क्या इस रैली से मजबूती मिलेगी? यहां से जो दमखम दिखाया जाएगा उसका क्या मतलब निकाला जाए? जो तमाम यहां से भाषण होंगे उसको किस तरह से देखा जाए? और प्रियंका गांधी उनका नाम जो चार्जशीट में ईडी ने शामिल किया है उसको कैसे देखा जाए? क्या बीजेपी इस वक्त डरी हुई है जो इस तरह की से टारगेट जो है वो प्रियंका गांधी को कर रही है? सब पर ही हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। राकेश कपूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। और बिलाल सब्जवारी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लगातार आप तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको देखते रहे हैं और अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। और अब से कुछ देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। राकेश कपूर जी, शुरुआत मैं आपसे करूं तो इस रैली को किस तरह से देखा जाए? आरएसएस के गढ़ से ये हुंकार, ये ललकार जो कांग्रेस की है 138 साल पूरे होने पर, एक तरह से जो वैचारिक लड़ाई वो लगातार लड़ती रही है, उसकी मैसेजिंग के लिए उसने नागपुर को चुना है। कैसे देखेंगे आप इसको? बुशरा जी, देखिए बड़ा साफ है, नागपुर से कांग्रेस की रैली होने का मतलब है कि ये लोकसभा चुनाव जो है वो साधारण चुनाव नहीं है। कल भी आपने भी इस तरफ जो है वो इशारा किया था कि ये असाधारण परिस्थितियों में होने वाले चुनाव हैं। और लेकिन इनका जो आगाज हो रहा है वो वैचारिक महायुद्ध से हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में कभी भी विकल्पों का जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। विकल्प हमेशा लोकतंत्र खुला रखता है, ये लोकतंत्र की खूबी है। यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता लोकतंत्र खोल देता है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों का बनाया हुआ तंत्र है, इसमें लोग रास्ते खोज लेते हैं। लेकिन ये जो नागपुर से शुरू होने का मतलब है, देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है, हम गांधी के समय से लें तो कांग्रेस में सारी विचारधाराओं के लिए जगह रही है। मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते थे, वो भी शुरुआती दौर में कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और अंत में हिंदू महासभा में होने के बावजूद उन्होंने अंत में हिंदू महासभा से त्याग पत्र दिया और वो कांग्रेस के आजीवन सदस्य हो गए। उसके बाद कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए हिंदूवादी विचारधारा को पनपाया। वो हिंदूवादी विचारधारा के पोषक थे। लेकिन गांधीवाद इतनी बड़ी कायनात है, इतना बड़ा इंद्रधनुषी छाता है कि उसमें सारे विचारों के लिए स्थान रहता है। लेकिन एक बात पर कभी कांग्रेस ने और गांधी ने समझौता नहीं किया, वह था देशभक्ति। और देशभक्ति अंधराष्ट्रवाद नहीं कहलाती है। आज जिस चौराहे पर ये देश खड़ा है उसमें निश्चित रूप से दो विचारों में युद्ध होने वाला है। आइडिया ऑफ इंडिया जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति का मूल, उसकी जड़, इसका कंपोजिट कल्चर है। आप देखें इस कंपोजिट कल्चर के अंदर जितने भी लोग आए, जितने भी धर्म आए, सब समाहित होते चले गए और सौहार्द और भाईचारे के साथ इस देश में रहे। चाहे वो सुल्तानी निजाम हो या मुगलिया सल्तनत का दौर हो, लेकिन कभी हिंदू संस्कृति को कभी कोई खतरा नहीं पहुंचा, भारत की संस्कृति को कभी कोई खतरा नहीं पहुंचा। बल्कि ये आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में आने के बाद उसका भारतीयकरण हुआ, हिंदुस्तानीकरण हुआ। ये भी आरोप कुछ लोग लगाते हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं।
लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन की तासीर ऐसी है जहां से खुशबू मिली इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और उन्होंने भी इसकी खुशबू को महसूस किया। इसी वजह से केरल के तट पर उनके जीवन जी काल में ही पहली मस्जिद भी तामीर हुई। ये भी हकीकत है इस मुल्क की। और ईसा जी मसीह के आने के बाद पहला चर्च भी केरल में तामीर हुआ। तो हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी संस्कृति है। कांग्रेस आज हम्म इसी संस्कृति को लेकर के चलना चाहती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस में हिंदू पक्ष के लोग नहीं रहे हैं, हिंदूवादी विचारधारा के लोग नहीं रहे हैं, आज भी हो सकते हैं, लेकिन वे एक सीमा तक ही भारतीयता के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। भारतीयता का मतलब हिंदूकरण नहीं है। भारत की जमीन हम्म का मतलब भारत की जमीन होता है। भारत और हिंदू को पर्यायवाची बना देना, ये हिंदू संस्कृति के साथ, भारत की संस्कृति के साथ अन्याय कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म, इस्लाम से लेकर के और ईसाई धर्म तक सब फले फूले हैं। आज जो मुख्य विमर्श है इस देश का वो यही है जी कि भाईचारा, सौहार्द, प्रेम आपस में ये बना रहे, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और 76 सालों का, पिछले 76 सालों का इतिहास भी हमें ये बताता है कि हिंदुस्तान जी तभी आगे बढ़ा है जब इस मुल्क में भाईचारा रहा है, सौहार्द रहा है, और विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता रही है। मुसलमान हम्म ब्रिगेडियर उस्मान भी हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की ये पेशकश ठुकरा दी थी कि वे पाकिस्तानी फौज के जनरल बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने आप को फना कर दिया। हमारे सामने जी बहुत सारे उदाहरण हैं। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल भारतीयता का है। और आज इसी बात पर वैचारिक महायुद्ध हम देख सकते हैं। आने वाले चुनाव में दोनों पक्ष जी अपने अपने तरफ से राष्ट्रवाद की मीमांसा करेंगे। बीजेपी अपनी तरह से करेगी और कांग्रेस अपनी तरह से करेगी, लेकिन हमें निर्णय ये करना होगा कि इन दोनों विमर्शों के बीच हिंदुस्तान का आदमी कहाँ खड़ा है। हिंदुस्तान के आदमी को जो गांधी जो अस्त्र देकर के गए थे, अहिंसा और उसके वोट का, उसका क्या हश्र हो रहा है, ये मुख्य विचार मेरे ख्याल से इन चुनावों में केंद्र में रहना चाहिए। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। जी राकेश जी। और बिलाल साहब, हम ये देख रहे हैं कि जब से इस रैली को लेकर बातें होनी शुरू हुई कि नागपुर में 138 साल पूरे होने पर कांग्रेस अपनी महा रैली वहां से करने जा रही है और एक तरह से 2024 का जो शंखनाद है या कहीं एक तरह से बिगुल फूकने जा रही है वहां से, और पूरी ताकत का अपना वो मुजाहिरा वहां से करेगी और बड़ी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता और लोग वहां पर इकट्ठा हैं और जाहिर सी बात है कि वहां से जो कुछ कहा जाएगा वो एक तरह से ये तय भी करेगा कि आगे जो 2024 की लड़ाई है वो किस तरह से लड़ी जानी है। और तमाम नेता अपनी बातों को रख रहे हैं। इस सबके बीच ये सवाल उठाया गया कि क्यों नहीं इस रैली में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। महाराष्ट्र में भी चाहे वो शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, उनके नेताओं को भी शामिल नहीं किया गया। क्या आपको ये सवाल जायज लगता है? कांग्रेस का ये कहना है कि ये उसका जश्न है, उसके 138 साल पूरे होने का ये जश्न है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर शामिल किया जाता तो क्या बेहतर रहता? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए बुशरा साहब, आपका सवाल काफी प्रासंगिक है और काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो सवाल आपने रखा है इस मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में, ऐसे सवाल समाज के अंदर मौजूद है, जिसकी वानगी आपके सवाल में झलकती है। अब सवाल ये रहा कि क्या इस इंडिया गठबंधन के घटक दलों को, राहुल गांधी को अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था, राहुल गांधी की पहली यात्रा का, तो
राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को पत्र लिखे गए थे और उनसे ये अपील की गई थी कि अगर आप इसमें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि ये एक वैचारिक दृष्टिकोण है, वैचारिक यात्रा है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत सारे दलों ने उसमें बहुत सारे दल जो आज इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उसमें शामिल भी हुए और बहुत सारे दलों ने अप्रोक्ष रूप से उसमें अपनी सहमति जताई और बहुत सारे दल अब किसी कारणवश उसमें शामिल नहीं हो पाए। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समय ही ये एक वैचारिक जो आज इंडिया गठबंधन का एक राजनीतिक स्वरूप नजर आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के समय वो एक कंसेप्चुअलाइज्ड कर लिया गया था कि हम लाइक माइंडेड पार्टियों को जोड़ेंगे। ये बता रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के समय ही तय हो गया था कि कांग्रेस अपने लाइक माइंडेड पार्टियों को जो उसकी राजनीति से तालमेल खाती है वैचारिक रूप से, उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है। यही उसका वैचारिक दृष्टिकोण था जो आज इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक घटक या एक प्लेटफॉर्म के रूप में नजर आ रहा है। यकीनन ये कांग्रेस पार्टी की एक इंडिविजुअल यात्रा थी, राहुल गांधी का एक इंडिविजुअल प्रोग्राम था। मौजूदा उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अंदर कांग्रेस अपना वैचारिक दृष्टिकोण कैसे रखे, अपने अपने विचार को कैसे रखे, एन आइडिया ऑफ इंडिया को किस तरह से पेश करे, गांधी और नेहरू के भारत को लोगों तक कैसे पहुंचाए और जो सांप्रदायिक वातावरण था उसके अंदर एक मोहब्बत की बात, जो पैगाम राहुल गांधी लेके चले थे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, वो कामयाब भी हुआ। उसी दृष्टिकोण से आज आप फिर देख रहे हैं कि 28 दिसंबर को नागपुर वाली जो रैली है, यानी कि आज की जो रैली है, ये काफी महत्वपूर्ण थी, जो एक बार फिर और कांग्रेस के उसी विचार को आगे बढ़ाती है जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पहले भी पेश किया जा चुका है। तो दरअसल ये एक वैचारिक दृष्टिकोण कांग्रेस यात्रा से पहले रखना चाहती है और बता देना चाहती है कि देश के अंदर जो राइट विंग फोर्सेस हैं उसका जो विचार है, जो भारत के राजनीति के फलक पर मौजूदा समय में छाया हुआ है, उसका उसकी वैचारिक एक विकल्प के रूप में इस रैली को आयोजित किया गया। दूसरी बात आप ये देखिए कि दूसरा जो महत्वपूर्ण डेट है वो है 14 जनवरी, जब राहुल गांधी मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करेंगे और मुंबई में लाकर इसको 20 मार्च को समाप्त करेंगे। तो मणिपुर क्यों चुना गया? राहुल गांधी की यात्रा का जो बुनियादी उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो मांग कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फलक है। इसके अंदर शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित सबके हित मौजूद है। ये एक बड़ा नैरेटिव है सामाजिक न्याय का। आर्थिक न्याय की जहां तक बात है, देश किन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश के अंदर किस तरह से दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिस देश के अंदर किस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है और पूंजीवाद एक तरफ फलता फूलता जा रहा है और गरीबों का जो अनुपात है, गरीबी रेखा से के नीचे रहने वाले 80 करोड़ लोगों की तादाद भी नहीं घट पा रही है। तो ये भी इस असमानता का भी नैरेटिव इसमें मौजूद है। और राजनीतिक न्याय की बात, तो राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि किस तरह से देश के अंदर जो एक विपक्ष है उसको किस तरह से सत्ता पक्ष को ट्रीट करना चाहिए। देखिए, देश के अंदर जो लोकतंत्र है, सत्ता पक्ष और विपक्ष उसके दो पहिए जहां इनके अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो होनी चाहिए, राजनीतिक शत्रुता नहीं होना चाहिए। और विपक्ष मुक्त भारत का जो संकल्प है, ये लोकतंत्र की कोई बहुत खूबसूरत पहचान नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी इसे राजनीतिक न्याय से भी जोड़ा, क्योंकि 100 प्लस यानी कि 170-75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौजूदा समय में संसद से निष्कासित किया गया। ये उस नैरेटिव के भीतर इशारा करता है कि किस तरह से विपक्ष के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। तो राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा और मुंबई से आने तक इस एक देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का एक आधार तैयार करेगी। और 22 जनवरी से जो भारत के अंदर देश की राजनीति पर अयोध्या के माध्यम से जो एक धार्मिक होने जा रहा है, यानी कि भारत की राजनीति एक राममय होने जा रही है।
देखिए, राम का सबका सम्मान है, राम का हम सब भी सम्मान करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद को हिंदुस्तां पे नाज, अहले वतन समझते हैं इनको इमामी हिंद। तो हमारा राम से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सांप्रदायिकता से झगड़ा है, हमारा सांप्रदायिकता से झगड़ा, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से झगड़ा है, धार्मिकता की असहिष्णुता से झगड़ा है। तो मौजूदा समय में जो धार्मिकता की आड़ में जो एक उपद्रव मचाया जाता है और उसको धार्मिकता के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है, उसी की वजह से, उसी के लिए सब राहुल गांधी सड़कों पर निकलने जा रहे हैं दोबारा। और रहा अब महत्वपूर्ण सवाल कि इंडिया गठबंधन को इसमें शामिल होने की जरूरत थी, तो यकीनन वैचारिक रूप से इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की जो यात्रा है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा ही इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को मजबूत करेगी। इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक नैरेटिव है, एक राजनीतिक तंत्र है, उसका जो आधार है वही राहुल गांधी की यात्रा है। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपने यहाँ पर उठाए हैं। लेकिन सवाल ये भी है राकेश जी कि क्योंकि प्रियंका गांधी का मैंने ज़िक्र किया कि किस तरह से चार्जशीट में उनका नाम जो है वो दाखिल किया गया है, हालाँकि बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन नाम उनका शामिल है रॉबर्ट वाड्रा के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन से ऐन पहले, इस रैली से पहले, भारत न्याय यात्रा से पहले प्रियंका गांधी को खींचना इस मामले में और उनका नाम शामिल करना, क्या ये हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाने के लिए किया जा रहा है कि देखिए गांधी परिवार का नाम जो है वो किस तरह से इस तरह के घोटाले में जो है वो शामिल है, तो क्या ये परसेप्शन के लिए बीजेपी कर रही है? देखिए बुशरा जी, बड़ा साफ है, परसेप्शन की लड़ाई राजनीति में होती है, चूंकि अंत जी। में जो अवधारणा होती है, परसेप्शन होती है, उसके आधार पर ही चुनावों के परिणाम आते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया हुआ है, क्या हिंदुस्तान के लोग यकीन करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं करते। जो नेहरू गांधी परिवार की का जो इतिहास है, जो लीगेसी है, जो परंपराएं हैं और देश पर मर मिटने की उनका जो जज्बा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है, और ये मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, कि बीजेपी के भी अधिकांश कार्यकर्ता इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि इस परिवार का कोई वर्तमान का सदस्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है। तो नंबर एक। नंबर दो, ये मुझे और आपको कम देखना है, बल्कि इस देश की जनता को ज्यादा देखना है। और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इस लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, उसको मूर्ख समझना, या उसको वही लोग मूर्ख समझ सकते हैं जो लोग उसको मूर्ख समझते हैं, उनसे बड़ा कोई मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जो मतदाता है वो लोकतंत्र का मालिक होता है। जो गांधी बाबा हमें ये विरासत और ये अस्त्र और ये शस्त्र दे करके गए हैं, उसका कोई तोड़ नहीं निकल सकता, बशर्ते हमारा लोकतंत्र पारदर्शी तरीके से चले। चूंकि लोग देश के मालिक होते हैं, चूंकि लोग सरकार बनाने वाले होते हैं, और हर सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनके पैसे से चलती है। वो जब शुल्क देते हैं, कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उनसे जो राजकोष तैयार होता है, उसकी मार्फत प्रधानमंत्री से लेकर के और एक साधारण सरकारी कार्यालय के चपरासी तक की तनख्वाह जाती है। तो हमें ये इसलिए लोकतंत्र के मालिक लोग होते हैं। ये लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनको हम मूर्ख ना समझें। वो ये समझ सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। नंबर दो, लेकिन जो भी सत्ता में होता है, अभी तक हमने देखा है कांग्रेस भी कोई पाक साफ नहीं रही है। चूंकि 1969 के बाद से और 1984 के बाद से जो कांग्रेस में जो बदलाव आए हैं, उनमें बहुत सारे भटकाव आए हैं, और उसी का आज परिणाम उसको भुगतना भी पड़ रहा है। मैं ये ऐसा मानता हूं।
अगर गांधी के आदर्शों पर कांग्रेस चलती रहती, अगर गांधीवाद से किसी भी प्रकार का समझौता ना करती, तो आज देश की परिस्थितियां दूसरी हो सकती थी। ये जो जी। वातावरण हम आज देख रहे हैं, या जिस राम हम्म। के नाम पर पूरे देश में हिंदूमय या हिंदुत्व की धारा को बढ़ाना हम देख रहे हैं, उसी हिंदुत्व के भीतर भारतीयता समा जाती, और जो ये नैरेटिव का युद्ध है, इसे हम एक अच्छे परिणाम के रूप में देख सकते थे। लोकतंत्र चूंकि लोगों का तंत्र होता है, इसलिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। सरकार हम्म। मुल्क की मालिक नहीं होती, बल्कि वो सेवक होती है, बल्कि वो सेवादार होती है। इसलिए मजबूत विपक्ष हमेशा उसकी लगाम कसे रहता है। अब राहुल गांधी ये बीड़ा लेकर के चले हैं। राहुल जी। गांधी जिस विमर्श को खड़ा करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की जमीन का विमर्श है। हिंदुस्तान की जमीन का विमर्श विशुद्ध जी। हिंदुत्व कभी नहीं रहा है, चाहे वह हिंदू राजाओं का ही शासन क्यों ना हो। अगर हम इतिहास को बिल्कुल। देखें, तो जी, हमारी माज़रत जो के ये साथ सारी मैं राकेश जी आपको जी जी, आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि फ़िलहाल आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि नागपुर में राहुल गांधी जो हैं, वो वहाँ पर खिताब कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो एक बार मैं सुनवाना चाहूँगी यहाँ पर दर्शकों को कि सुनते हैं कि राहुल गांधी आखिर क्या कह रहे हैं वहाँ से। वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में।
दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं। ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया। मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। लोग कहते हैं
कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था, किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था। अगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। तो सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया और यह हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया। यह कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी।
उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी, राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां साठ 70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है। यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था, वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं, तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं।
लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की। हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की। हरी क्रांति देश के किसानों ने की। किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है। आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों, सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं, राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी। रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला।
पूरा का पूरा फायदा, देश का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, देश के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं। कैसी ओबीसी सरकार चल रही है? उनको कोने में बैठा देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में दिखा दो। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%। और भागीदारी आपकी कहीं भी नहीं। टॉप कंपनीज के नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। और ये सिर्फ मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, हर फील्ड में यह हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात, तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। और देखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का,
सपने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले, 4000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समझना चाहते हो, इस लाइन से आप समझ जाओगे। सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत है, अगर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, तो आप कांग्रेसी हो। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आखिरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, ये जो पार्टी है, और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से खासतौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं महाराष्ट्र में चला, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, जैसे ही मैं महाराष्ट्र के अंदर आया, मैंने सोचा कि देखो, ये कांग्रेस की जमीन है, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं आपसे बात करने। तो आप बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना। आप नहीं डरते हो, आप बब्बर शेर हो, और आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आपके दिल की लड़ाई है। और आप और हम मिलकर, आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अरे तिकडला माईक चालू करा. हॅलो, मी आता विनंती करतो काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी यावं आणि आपले विचार आपल्या समोर मांडावे. इस मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता, हमारे चाहते श्री राहुल गांधी जी, ट्रेजरर अजय माखन जी, केसी वेणुगोपाल जी, सुखविंदर सिंह जी सुक्कू, रेवंत रेड्डी जी, रमेश चेनिताला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, विजय वड़वट्टीवार जी और बंटी पाटिल जी, और सारे इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स,
कांग्रेस के नेता और यहां पधारे हुए मेरे भाई और बहन और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता, क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी। और मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी